तो हाँ, तो आज के लेक्चर में कल जो हमने बात की थी वो रुधिर वर्ग यानी कि वर्ग रुधिर ग्रुप के बारे में बात की थी, ब्लड ग्रुप के बारे में। और उसमें हमने देखा कि आखिर कौन व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी आप एक दो बार प्रैक्टिस भी करते रहना, है ना। चलिए, तो आज जो हम बात करते हैं वो है रुधिर वर्ग की वंशागति। रुधिर वर्ग की वंशागति। तो भाई वंशागति क्या होती है मैं आपको बता दूं। एक वैज्ञानिक थे बर्नस्टीन ने ये कहा था कि जो रुधिर वर्ग होता है वह मनुष्य का आनुवांशिक लक्षण होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। और बच्चे में, संतति में जो रुधिर वर्ग का निर्धारण होता है वो अपने पेरेंट्स से होता है, माता पिताओं से होता है। ठीक है, चलिए, तो वंशागति में यहां से कई बार एक क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता दूं कि आपने 10th क्लास में इस प्रकार का एक क्वेश्चन दे रखा था। आपको याद हो, एक क्वेश्चन था जिसमें वो ये कहता था कि एक दंपति है, दो दंपति हैं और किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप भी है, उस पर वो अपना अधिकार जता रहे, ऐसा कोई क्वेश्चन था ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहां से कई बार पूछे जा सकते हैं। तो रुधिर वर्ग की वंशागति को समझने के लिए यहां पर मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, जरा ध्यान समझना। देखो, हर चीज का हमारी बॉडी में जो भी पदार्थ होता है या जो भी क्रियाएं होती हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन होते हैं। मैं जीन के बारे में आपको काफी बार समझा चुका हूं, है ना, डीएनए और जीन के बारे में। डीएनए के फ्रेगमेंट को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। मैंने आपको कई बार बताया ना। अच्छा, तो ये जो जीन होते हैं, जीन क्या होता है? हाँ, अगर हम बात करें कि हर लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक संरचना होती है जिसको हम जीन कहते हैं। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप है इसको भी जीन कंट्रोल करता है। तो रक्त समूह का जो जीन होता है उसको हम आई से शो करते हैं। और कई बार नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो आई होता है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आइसो हीमोग्लूटिनोजन। आई जो होती है उसका पूरा नाम आइसो हीमोग्लूटिनोजन होता है। ठीक है, आई कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आई की फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो आइसो हीमोग्लूटिनोजन। अच्छा, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जीन हमेशा जोड़ों में होता है। किस में होता है? जोड़े में होता है। तो जोड़ा की बात मैं करूं तो यहां पर एक ही कैपिटल आई है, तो इसको हम किससे शो करेंगे? डबल कैपिटल आई से शो करेंगे कि नहीं करेंगे? चलिए, तो अब यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि आखिर रुधिर वर्ग की वंशागति कैसे चलती है, यानी कि संतति में रुधिर वर्ग का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले रुधिर वर्ग का जीन प्रारूप आना चाहिए। कि रुधिर वर्ग का जीन प्रारूप हम कैसे याद करते हैं, वो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप जरा ध्यान देना, सुनिए। जीन प्रारूप का निर्धारण एंटीजन के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? एंटीजन के आधार पर। ठीक है, कैसे होता है भाई? देखिए, ब्लड ग्रुप ए वाला जो व्यक्ति है उसके पास एंटीजन क्या होता है? ए होता है। तो इसी एंटीजन को हमें आई के ऊपर रखना होता है। हमारे पास किसी भी ब्लड का जो जीन था वो ये था कि नहीं?
अब अगर मैं आपसे यूं कहूं कि ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति का जीनोटाइप क्या होगा, तो आप सिंपल लिखेंगे कि सर ब्लड ग्रुप जो ए वाला व्यक्ति होता है उसके पास केवल अकेला ए एंटीजन होता है, तो आपके पास 2 आई है, तो आप एक पर 0 रख सकते हैं और एक पर ए रख सकते हैं। तो I0IA ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति का क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। बहुत सिंपल है। इसी प्रकार मैं ये कहूं ब्लड ग्रुप बी, तो ब्लड ग्रुप जो बी होता है उसका ही एंटीजन क्या होता है, बी होता है, तो इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए भाई, I0IB, क्योंकि हमारे पास एंटीजन एक है और जो जीन है वो कैपिटल आई जिससे हमने शो किया है वो 2 है, तो एक हमारी पे 0 आ जाएगा और एक पर हम अपने एंटीजन को रख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार ए बी वालों का ए और बी एंटीजन है, तो 2 एंटीजन है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे IA IB, ये आराम से इसका जीनोटाइप हो जाएगा ये बी का। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप ओ, हमको पता है कि ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति का कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या रहेगा, I0I0 है। तो आपको पता चल गया कि ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप हम कैसे याद करते हैं। ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप एंटीजन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जीन हमेशा जोड़े में होता है, तो जोड़े के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल डबल आई लिखते हैं, और जब हमारे पास एंटीजन एक होता है तो पहले जीन को हम, पहले जोड़े को, युग्म विकल्पी को, जीन के को हम 0 से शो कर देते हैं और दूसरे पे अपने एंटीजन को रख देते हैं, या आप दोनों पर ही IA और यहाँ IB रख सकते हैं और AB और O का यही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका क्या कर सकते हैं, जीनोटाइप ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, निकाल लेंगे जीनोटाइप। रुधिर वर्ग की वंशागति को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप, ठीक है, कि भाई ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप कैसे हम निर्धारित करते हैं। कई बार जैसे हमें कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो इसको उसका जीनोटाइप क्या होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास एंटीजन क्या होगा, बी होगा, तो उनको पता ही है जीन को कैपिटल आई से शो करते हैं, तो I0IB हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये जीनोटाइप निकालना सीख गए। चलिए, जब आप जीनोटाइप ज्ञात करना सीख गए तो नेक्स्ट मैं आपको बता दूं वंशागति। आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, तो उस टेबल को आप खुद बना सकते हैं। मैं आपको केवल थोड़े से 2-3 एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, जरा ध्यान समझना कि भाई एक दंपत्ति है जिसमें माता का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है और पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। बात को जरा ध्यान समझना। क्वेश्चन इसी प्रकार आते हैं कि किसी बच्चे की किसी दंपति में माता का ब्लड ग्रुप ये है और पिता का ब्लड ग्रुप ये है, तो इनसे उत्पन्न जो संतान होंगे, मान लीजिए पेरेंट्स हैं, दंपति हैं, तो इस प्रकार के ब्लड ग्रुप वाली दंपति जब होती हैं तो उनके किस प्रकार के रुधिर समूह वाली संगतियां हो सकती हैं, ये हमको ज्ञात करना है। तो इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, सुनिए। हमें पता होना चाहिए जीनोटाइप। तो देखिए, माता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तो इसका जीनोटाइप सिंपल हो जाएगा I0IB, क्योंकि मैंने आपको बताया है एंटीजन के आधार पर हम जीनोटाइप का निर्धारण करते हैं। इसका क्या हो जाएगा I0IA, होगा कि नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, आपने दोनों ही चीजें पढ़ी हैं,
एक तो मेंडल का चेकर बोर्ड पढ़ा है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, और एक आपने जो संतति निर्माण का जो आरेख होता है जिसमें हम लड़कियों की वो काउंट करते हैं, पढ़ा है ना, लिंग निर्धारण वाला, एक्स और एक्स वाई वाला पढ़ा है ना। तो दोनों ही प्रकार से आप इनका आरेख बना सकते हैं। लिंग निर्धारण वाले आरेख से हम देखें तो आप जरा ध्यान समझना कि इधर से I0 को लिया, उधर से I0 को लिया, तो यहां क्या बनेगा, I0 बनेगा, ठीक है। अब इसी का क्रॉस इधर वाले से कराया, I0 IA बनेगा नहीं बनेगा। अब ये जो I0 है इधर का दोनों के साथ क्रॉस हो गया। अब दूसरे को लीजिए IB को, तो IB का क्रॉस सबसे पहले I0 से होगा, तो I0 IB आएगा कि नहीं आएगा। अब इसी IB का क्रॉस IA से होगा, तो क्या आएगा, IA IB आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। बहुत सिंपल है, ये तो आप सभी जानते हैं। अब आपके पास 4 रिजल्ट हैं, देखो I0। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो I0 है ये किस ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है। आप सभी को पता है ये कौन से ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है, O का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े हम I0IA, ये किसका है, ब्लड ग्रुप A का। I0IB ये किसका है, ब्लड ग्रुप B का। और IAIB किसका है, ब्लड ग्रुप AB का। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है कि यदि दंपति इस प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले हैं, आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी कि पिता का आप B माने और माता का A माने तो भी सेम रिजल्ट ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर किन्हीं पेरेंट्सों का ये ब्लड ग्रुप हो तो उनकी जो संतानें होंगी वह चारों ही ब्लड ग्रुप वाली हो सकती है, ठीक है। एक एग्जांपल से और मैं आपको क्लियर करता हूं इसको। माता का जो ब्लड ग्रुप है वो AB है और पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो O है। बात मेरी जरा ध्यान समझना, माता का जो ब्लड ग्रुप है वो हमने AB मान लिया है और पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो हमने O मान लिया है, ठीक है। तो अब इनसे उत्पन्न जो संतान होंगी उनके ब्लड ग्रुप क्या होंगे वो हम देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बताया है कि आप सबसे पहले इनका जीनोटाइप देखो। जीनोटाइप की मैं बात करूं तो इसका जो जीनोटाइप होगा IAIB होगा कि नहीं होगा। इसका जो जीनोटाइप होगा वो I0 सिंपल सी बात है। अब इनका आप आरेख बना सकते हैं। इधर वाले का पहले दोनों के साथ क्रॉस कराओ तो रिजल्ट क्या आएगा, I0 IA आएगा कि नहीं आएगा। इसका भी आएगा I0 IA आएगा। इधर वाले का इन दोनों के साथ हो गया। अब इसका नंबर आएगा तो IB का पहले I0 से होगा तो I0 IB और इसका भी I0 IB। समझ में आ गई बात। अब ये जो रिजल्ट हमको प्राप्त हुए हैं उनको हम देखते हैं कौन से ब्लड ग्रुप वाले। तो देखिए I0 IA किसका है भाई, ब्लड ग्रुप A का। I0 IA A का ही है। I0 IB किसका है, B का। और I0 IB भी किसका है, B का। तो यहाँ आपको ये बात पता चल रही है कि अगर किन्हीं पेरेंट्स ये AB और O वाले होते हैं तो उनके केवल 2 ही ब्लड ग्रुप के संतान हो सकते हैं। देखो या तो इनकी संतान ब्लड ग्रुप A वाली होगी या उनकी संतान ब्लड ग्रुप B वाली होगी। हाँ, मेरा मतलब है जैसे उनकी 4 संतति हुई तो चारों संततियों का
मान लीजिए 3 का ब्लड ग्रुप ए है और 1 का बी है, कोई सा भी हो सकता है, मतलब दोनों ही ब्लड ग्रुप में से होगा। चारों संगतियों में से कोई भी बच्चा ए बी वाला और ओ वाला नहीं आ सकता। चारों जो बच्चे होंगे उनके ब्लड ग्रुप इन दोनों में से ही कोई हो सकता है। तो इस प्रकार रुधिर वर्ग की वंशागति चलती है और हमें पैतृक जो मामले होते हैं उनका हमें से पता चलता है। नहीं यही बात समझ में क्लियर है? फिर बताऊं दोबारा। देखो बहुत सिंपल है, आप कोई भी ब्लड ग्रुप रख के देखिए, आप उसके जीनोटाइप पता है तो जीनोटाइप लिखो, लिंग निर्धारण की तरह आरेख बनाइए और जो आपको रिजल्ट आए उनके जीनोटाइप के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप निर्धारण कर दीजिए। कितनी तो सिंपल बात है, समझ में आ गई बात? एक और एग्जांपल दें, चलिए ठीक है। देखो अब माता का जो ब्लड ग्रुप है वो हमने ए मान लिया है और पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो हमने ए भी मान लिया है। कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है? देखिए अब बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, I0 I, ठीक है, और इसका IA I, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, माता का जो ब्लड ग्रुप है ए माना है और पिता का हमने ए भी माना है, तो ये जो दोनों हैं इनका I0 I और IA I भी इनका जीनोटाइप हो जाएगा। अब इसका निर्धारण हम कर देते हैं। देखो I0 IA I0 IB, क्लियर है? इसका अगर हम करें IA IB और IA IB, आएगा कि नहीं आएगा? सॉरी, ये IA IA है, ठीक है? अब देखिए ये जो I0 IA है ये कौन से ब्लड ग्रुप का है? ए का है। I0 IB है ये कौन से ब्लड ग्रुप का है? बी का है, ठीक है? नेक्स्ट IA और IA कौन से का होता है? ए का ही होता है। और IA और IB किसका है? ए और बी का होता है। तो आप यहां पर देखिए कि किन्हीं पेरेंट्सों का अगर ये ब्लड ग्रुप है तो उनकी जो संतान होंगी कभी भी ब्लड ग्रुप ओ वाली नहीं हो सकती। केवल 3 प्रकार की संततियां हो सकती हैं, या तो उनका ब्लड ग्रुप ए होगा या बी या ए बी होगा। समझ में आ रही बात? तो आप इस प्रकार वंशागति कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है? तो ये हमारा जो टॉपिक है वो ब्लड ग्रुप और रुधिर वर्ग की वंशागति को लेकर, ठीक है? इसमें आपको रुधिर वर्ग के बारे में पता होना चाहिए कि लैंड स्टीनर्स के खोजकर्ता थे, कौन से हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, एबीओ तंत्र क्या होता है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है। मैंने आप सभी को रीजन और वो सारी परिभाषा इसकी बता दी है। और वंशागति में आपको पता होना चाहिए जीन प्रारूप क्या होता है किसी भी ब्लड ग्रुप का, और उस जीन प्रारूप से आप किस प्रकार संततियों का रुधिर वर्ग निर्धारित करेंगे, ठीक है? तो मैं समझता हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है? और आप जब थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, है ना? क्योंकि समझने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, ठीक है भाई? चलिए, तो ये जो हमारा टॉपिक अभी रुधिर वर्ग का है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है RH तंत्र। RH तंत्र, ये RH तंत्र क्या है? आपके दिमाग में भी अभी एक बात चल रही होगी कि सर आपने ब्लड ग्रुप तो समझा दिया, लेकिन
ये पॉजिटिव नेगेटिव का सिस्टम और चलता रहता है कि बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, ये तो आपने बताया ही नहीं। देखो ये आप ही मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है, लेकिन उसको मैं उसी जगह पर समझाता हूँ जहां उसकी आवश्यकता हो, ठीक है। सुनिए RH तंत्र, तो हुआ क्या कि जब लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज कर ली तो रक्तों का आदान प्रदान स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर भी ब्लड के लेन देन को या ट्रांसफ्यूजन को लेकर कुछ समस्याएं और उत्पन्न होने लगी। तो अब लैंडस्टीनर दोबारा सोचने लगे कि आखिर अब क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। तो हुआ क्या, सन 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर, ये दो वैज्ञानिक थे, लैंडस्टीनर और वीनर, इन्होंने क्या देखा कि एक बंदर था मकाका रीसस, एक बंदर प्रजाति है मकाका रीसस, उस बंदर की आरबीसी पर एक अन्य एंटीजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लैंडस्टीनर आरबीसी की सतह पर दो एंटीजन को पहले ही खोज चुके थे, ए और बी एंटीजन को। तो सन 1940 में मकाका रीसस नाम की प्रजाति का जो बंदर था उसकी आरबीसी पर एक अन्य एंटीजन देखा, और उस एंटीजन को हमने इस बंदर के नाम पर, जो रीसस है उसकी जो स्टार्टिंग इंग्लिश होती है वो RH से होती है, होती नहीं होती, RH से होती है, ठीक है। तो इसी के नाम पर उस एंटीजन का नाम दिया गया RH कारक। क्या नाम दिया गया, RH कारक। और ये जो RH फैक्टर है ये क्या है, एक प्रकार का एंटीजन है। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में, नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में कितने प्रकार के एंटीजन होते हैं या कितने एंटीजन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं 95% लोगों को, स्टूडेंट्स को नहीं पता कि हमारे पास 3 एंटीजन, सभी ये समझते हैं कि हमारे पास 2 ही एंटीजन होते हैं, और इसीलिए वो इस क्वेश्चन को देता है। मैं आपको बता दूं हमारी आरबीसी पर टोटल 3 एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन RH। तो ये 3 एंटीजन हमारी आरबीसी पर प्रेजेंट टाइम में पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात। एंटीजन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, और एंटीबॉडी की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और ये 5 प्रकार की एंटीबॉडी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। IgA, IgD, IgE, IgM पढ़े ना, IgG, ये 5 प्रकार की हमारी एंटीबॉडी थी, और 3 प्रकार के क्या थे, एंटीजन। सन 1901 में लैंडस्टीनर इस एंटीजन को नहीं खोज पाए थे, उन्होंने केवल इन्हीं 2 एंटीजनों की खोज की थी, और सन 1940 में इस बंदर में इस एंटीजन को खोजा गया, ठीक है, RH कारक को। समझ में आ गई बात। तो उस एंटीजन का क्या नाम दिया, इसी बंदर की प्रजाति का नाम दे दिया गया RH कारक। तो हमारी आरबीसी पर प्रेजेंट टाइम में कितने एंटीजन है, 3 एंटीजन है, एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन RH। क्लियर है बात। अच्छा, हमारी जो बात चल रही है वो RH तंत्र पे चल रही है ना। तो RH तंत्र में जो मुख्य बातें, अच्छा इसकी मैं थ्योरी सटीक इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसकी कोई थ्योरी ही नहीं आती है आपके लिए। अभी जो थ्योरी आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पर ये मुख्य पॉइंट याद करने थे कि सन 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने मकाका रीसस नाम के बंदर की आरबीसी पर एक अन्य एंटीजन खोजा, जिसको क्या नाम दिया गया, RH कारक नाम दिया गया। समझ में आ गई बात। यही शब्द आपको लाइन याद करनी है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब ये RH कारक से क्या इफेक्ट पड़ा था तो वो आपको समझना है। देखिए जिन व्यक्तियों की RBC पर RH कारक होता है वे पॉजिटिव रक्त समूह वाले, और जिन पर नहीं होता वो नेगेटिव रक्त समूह वाले होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप का एक बहुत ही छोटा सा सिस्टम है। क्या सिस्टम है कि भाई जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर ये RH कारक होता है वो तो सभी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हो जाते हैं, और जिनकी आरबीसी पर नहीं होता वो सभी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। देखो कितना अच्छा सा है, ठीक है। अब मैं आपको वहां बताता इसको तो आपको पहले समझाना पड़ता मुझे कि भाई ये RH क्या है, कैसे हो जाता है, ठीक है। तो अब RH का नंबर आया है तो अभी यहाँ पे आपको समझना ज्यादा उचित है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब आपको पता चल गया पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप का क्या सिस्टम है। बहुत छोटा सिस्टम है कि भाई मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है कि मेरी आरबीसी पर कौन सा कारक भी प्रेजेंट है, RH कारक प्रेजेंट है। और मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप B नेगेटिव होता तो आप कह सकते थे कि सर आपकी आरबीसी पर RH कारक प्रेजेंट नहीं है। तो ये बस छोटी सी बात है कि जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर RH कारक होता है वो तो पॉजिटिव रक्त समूह वाले होते हैं, और जिन पर RH कारक नहीं होता है वो नेगेटिव रक्त समूह वाले होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर है बात? अच्छा अब फिर ये बात मैं आपको बता दूं कि भाई RH का ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे क्या इफेक्ट होता है, कि अर्थात RH कारक से भी ब्लड का आदान प्रदान किस प्रकार प्रभावित होता है ना, वो हमको थोड़ा सा समझना है। देखिए देखो हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो जब किसी भी बाह्य पदार्थ या चीज को देखता है तो उसको अपना दुश्मन समझता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी बाह्य पदार्थ जाते हैं उन बाह्य पदार्थों को हमारे शरीर की जो WBC होती है वो उसको मारने का कार्य करती है, ठीक है। अब एक बात मुझे आप बताना कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, मेरी आरबीसी पर कौन सा कारक है, RH कारक है। अगर मैं देखो ब्लड का लेन देन का जो सिस्टम है जो मैंने आपको पहली टेबल में बताया था वो सेम है, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर आता है पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर, और वो माइनर सा अंतर क्या है कि मेरा ब्लड ग्रुप है B पॉजिटिव, ठीक है भाई, तो मैं रक्त दे सकता हूं। वैसे नॉर्मल टाइप में मैं देखूं आपको बताऊं तो B को और AB को दे सकता था ना, है ना, लेकिन मैं अब स्पेशली RH पे चल रहा हूं तो मेरा ब्लड ग्रुप है B पॉजिटिव, ठीक है। B पॉजिटिव है तो मेरे पास RH कारक है। अगर मैं B पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दूं, पॉजिटिव वाले को, एक बात समझना, मेरी आरबीसी पर कौन सा कारक है, RH कारक, और मैं
अपने ब्लड को दे रहा हूं बी पॉजिटिव के लिए, तो भाई बी पॉजिटिव व्यक्ति के पास भी तो वही आरएच कारक होगा, होगा कि नहीं होगा? तो आप मुझे एक बात बताओ, मेरा ब्लड इसके लिए कोई नया पदार्थ लेके जा रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो आरएच कारक और एंटीजन है सेम इसके भी पास है आरएच कारक, ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बी नेगेटिव वाले व्यक्ति को रक्त दूं, बात समझो, मेरा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और यदि मैं नेगेटिव वाले व्यक्ति को रक्त दूं, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो नेगेटिव व्यक्ति है इसके शरीर में आरएच कारक है क्या? नहीं है। कभी इसने आरएच कारक को देखा है? नहीं देखा। तो जब मैं अपने ब्लड को इसको डोनेट करूंगा, ट्रांसफ्यूजन होगा, तो ये इसका जो शरीर है वो फर्स्ट टाइम आरएच कारक को देखेगा कि नहीं देखेगा? श्योर देखेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारे शरीर में कोई नया पदार्थ जाता है तो हमारा जो शरीर होता है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है और उसको नष्ट करता है। तो ये जो आरएच कारक इसके पास जाएगा तो यह तो इस आरएच को अपना दुश्मन मानेगा और इसके खिलाफ क्या बनाएगा? एंटीबॉडी, और इसको नष्ट कर देगा। और जब इसको नष्ट करेगा तो मतलब किसको नष्ट करेगा? आरबीसी को नष्ट करेगा। और आरबीसी नष्ट हो गई तो उसके अंदर ऐसी क्रियाएं होंगी जिससे इस व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो पता चला कि आरएच का क्या इफेक्ट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका एक ही मतलब हुआ, आपको ये बात याद रखनी है कि पॉजिटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव को ही रक्त दे सकता है, नेगेटिव को नहीं देगा। और जो नेगेटिव वाला व्यक्ति होता है, भाई अच्छा ये नेगेटिव वाला मुझे रक्त दे, अरे इसके पास आरएच कारक नहीं है, अरे तो कोई बात नहीं है, मेरे पास तो है। तो ये कोई नया पदार्थ ट्रांसफ्यूजन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो नेगेटिव तो पॉजिटिव को रक्त दे सकता है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता। बस यही बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है? नहीं यही बात समझ में? पॉजिटिव वाले जो व्यक्ति होते हैं वो नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकते लेकिन नेगेटिव वाले व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं। आप खुद समझिए कि नेगेटिव वाले व्यक्ति के पास आरएच कारक है ही नहीं, तो पॉजिटिव वाले पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही सिस्टम है नेगेटिव पॉजिटिव को लेकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लेन देन का। एक ही छोटा सा सिस्टम है कि पॉजिटिव वाला व्यक्ति नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से ले सकता है लेकिन देगा केवल पॉजिटिव को। और नेगेटिव वाला व्यक्ति, हाँ आप कहें तो मैं इसको लिख दूं, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव व नेगेटिव से ले सकता है लेकिन देता है पॉजिटिव, ठीक है? यही मैं नेगेटिव की बात करूं, नेगेटिव वाला पॉजिटिव व नेगेटिव को दे सकता है लेकिन लेगा नेगेटिव से। समझ में आ गई बात? बहुत छोटा सा सिस्टम है कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाली जो व्यक्ति होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकते हैं लेकिन देंगे कौन को? केवल पॉजिटिव वाले को।
नेगेटिव वाला जो व्यक्ति होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है, लेकिन लेगा केवल नेगेटिव से। केवल पॉजिटिव नेगेटिव का सिस्टम हो जाता है, बाकी जो लेन देन का सिस्टम है वो सेम है। जैसे हाँ, बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो बी और ए बी को देगा, दे सकता है ना इनको। और लेने की बात करें हम तो बी और ओ से लेगा, ठीक है। अगर ये ब्लड ग्रुप में ये कहूं नेगेटिव है, देखो ये बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो ये जो लेने वाली बात है ना, तो ये केवल नेगेटिव से ही लेगा। बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव से भी नहीं ले सकता है। समझ में आ गई बात? नेगेटिव वाला तो यही सिस्टम होता है, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके। तो आरएच तंत्र के बारे में आपको थोड़ी सी बात समझ में आई। आरएच की हिस्ट्री के बारे में क्या है आरएच, है ना, कि लैंडस्टीनर और बिनर ने 1940 में मकाकारिसस नाम के बंदर की आरबीसी पर आरएच कारक की खोज की। जिन व्यक्तियों का आवास आरएच कारक होता है आरबीसी पे वो पॉजिटिव, और जिन पर नहीं होता वो नेगेटिव, ठीक है। और इनकी परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो सुनिए, विश्व में 85% लोग पॉजिटिव होते हैं और 15% लोग नेगेटिव रक्त समूह वाले हैं। विश्व में 85% लोग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं और 15% नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं, जबकि भारत में 93% लोग पॉजिटिव और 7% लोग नेगेटिव हैं। तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वह नेगेटिव पर प्रभावी है, मतलब इसकी संख्या बहुत ज्यादा है ना। विश्व में 85% लोग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले, मात्र 15% लोग नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। जबकि हम अपने ही भारत देश की बात करें तो 93% लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है और मात्र 7% लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है। क्लियर है बात? आरएच के बारे में यहाँ थोड़ा सा आपको पता चला कि ये आरएच क्या होता है, कैसे इसकी खोज की और ये हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट डालता है, ठीक है। अभी आरएच तंत्र में जो हमारा लास्ट टॉपिक होता है वह है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस यानी कि गर्भ रक्ताणु को रखता, गर्भ रक्ताणु को रखता। अच्छा मतलब ये क्या चीज है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, कि आरएच कारक की वजह से एक बहुत बड़ी असंगतता पाई जाती है या एक बहुत बड़ी डिजीज होती है। उस डिजीज को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस यानी कि गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि एरिथ्रो क्या होता है, आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट नहीं बोलते क्या, तो आरबीसी ब्लास्टोसिस मतलब आरबीसी का विघटन होना और किसमें, फेटालिस भ्रूणीय अवस्था में। तो जो भ्रूणीय अवस्था में शिशु होता है गर्भ में, उसकी आरबीसी का विघटन होना या आश्लेषण होना, तो भ्रूणीय अवस्था में शिशु की आरबीसीओं का आश्लेषण हो जाना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहलाता है। अब ये कंडीशन कब आती है और कैसे होती है वो मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। यदि
अच्छा, ये जो डिजीज होती है वो RH कारक की ही वजह से होती है। अब आपको समझना है कि कैसे होती है। यदि नेगेटिव महिला की शादी पॉजिटिव पुरुष से हो जाए, एक बात मेरी जरा चलो मैं पहले लिख देता हूं, हो जाए तो प्रथम गर्भाधान के समय शिशु पॉजिटिव होता है तो वह सामान्य प्रसव, अच्छा, तो वह सामान्य प्रसव प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, या मैं कहूं सामान्य प्रसव प्रक्रिया द्वारा होता है, लेकिन प्रसव के कारण पॉजिटिव शिशु का रक्त माता के रक्त से मिलता है तो माता का प्रतिरक्षा तंत्र RH के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। यदि सेकंड गर्भाधान के समय शिशु पॉजिटिव रक्त वाला हो तो RH के प्रति एंटीबॉडी अपरा द्वारा शिशु के रक्त से मिल जाते हैं और शिशु की RBC का समूहन हो जाता है, जिससे बच्चे की मृत्यु हो सकती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। अच्छा, आप इसको एक बार जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको बहुत नॉर्मल इसको समझाऊंगा। देखिए, मान लीजिए भाई भारत में 93% लोग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले, तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला जो है वो नेगेटिव पर प्रभावी है कि नहीं। अब जरा बात को ध्यान समझना कि ये नेगेटिव महिला है, ये उसका गर्भाशय है, और इसकी शादी अगर पॉजिटिव पुरुष से हो जाए तो प्रथम गर्भाधान के समय, फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय, इसका जो बच्चा होता है वो मान लेते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है। बात को जरा ध्यान समझना, महिला का ब्लड ग्रुप कौन सा है? नेगेटिव। पुरुष का ब्लड ग्रुप कौन सा है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय इसका जो ब्लड है बच्चे का वो पॉजिटिव होगा, लेकिन एक बात जरा आप ध्यान समझो, इस बच्चे का ब्लड इससे नहीं मिल सकता है माता के रक्त से, ठीक है। तो होता क्या है कि फर्स्ट जो डिलीवरी होती है
फर्स्ट जो डिलीवरी होती है वो तो हो जाती है नॉर्मल, प्रथम प्रसव, मतलब जो फर्स्ट टाइम का जो शिशु होता है वो तो नॉर्मल रूप से डिलीवर्ड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब ये प्रथम शिशु डिलीवर्ड होता है तो अपरा टूटती है, और इस अपरा में इस बच्चे का भी रक्त होता है। तो अपरा के टूटने से जो पॉजिटिव रक्त था पहले बच्चे का, अब ये जो प्रथम शिशु है वो तो बाहर डिलीवर्ड हो गया, लेकिन इसने क्या करवा दिया, अपने रक्त को यहां पर छोड़ दिया। ये रक्त कैसा है, पॉजिटिव वाला, इसके पास क्या है, RH कारक। तो माता का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो अब इस RH कारक को देखेगा, देखेगा नहीं देखा, तो ये क्या करेगा, प्रथम बार इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। मतलब ये कहता है अरे यार ये तो दुश्मन है, चलो ठीक है ऐसा करो, इसके खिलाफ अपनी सेना तैयार कीजिए, ठीक है। तो ये माता का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो इस RH के खिलाफ क्या तैयार कर लेता है, सेना, यानी कि एंटीबॉडी, और वो ये इंतजार करता है कि इस बार अगर ये आ गया तो हम इसको नष्ट कर देंगे, मार देंगे, ठीक है। कि पहली बार तू बच गया हमसे, तेरे बारे में जान नहीं पाए हम, है ना, ऐसा ही होता है ना। चलिए, क्योंकि कोई भी चीज एक ही बार धोखा दे सकती है ना, दूसरी बार में तुम उसको समझ जाते हैं, उसके खिलाफ रणनीति करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे है। अब हुआ क्या, फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हो गई, जो प्रथम बच्चा था वो तो नॉर्मल है, लेकिन उसने क्या करवा दिया था, अपने ब्लड को यहां मिला दिया था, जिससे अब इस माता की बॉडी में RH के खिलाफ क्या तैयार है, एंटीबॉडी, ठीक है। अब सेकंड टाइम, दूसरी बार जब ये महिला प्रेग्नेंट होती है तो इसमें वही बच्चा अगर पॉजिटिव वाला हो जाए, देखो अगर सेकंड टाइमर जो बच्चा है वो नेगेटिव है तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, लेकिन सेकंड टाइम में भी ये बच्चा, अब ये जो बच्चा है वो कौन से टाइम का है, सेकंड प्रेगनेंसी का है, तो इसका भी ब्लड ग्रुप कैसा हो, पॉजिटिव, तो इसकी RBC पे क्या है, RH कारक है कि नहीं। अब इस छोटे बच्चे को जो ब्लड की सप्लाई होती है वो किसके माध्यम से होती है, माँ के द्वारा, प्लेसेंटा के माध्यम से होती है कि नहीं होती। लेकिन भाई माँ के रक्त में तो एंटीबॉडी है, तैयार एंटीबॉडी, कौन के खिलाफ, RH के खिलाफ। तो जैसे ही ये रक्त, माता का रक्त जिसके पास RH के खिलाफ एंटीबॉडी है, वो जैसे ही इस शिशु की बॉडी में जाता है ब्लड, तो वो RH को क्या कर देते हैं, नष्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि वो तो एंटीबॉडी बनी हुई है इसके अंदर। तो जैसे ही इस बच्चे की RBC नष्ट होती है तो उस बीमारी को हम नाम दे देते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, यानी कि गर्भ रक्ताणु कोरकता। तो या तो ये शिशु मर जाता है, और यदि ये जीवित भी रहता है तो उसमें कई खतरनाक आनुवांशिक बीमारियां हो जाती हैं, और इस बीमारी को हम क्या नाम दे देते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नाम दे देते हैं। तो आपको समझ में आ गई एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है, कैसे होती है। बहुत ही सिंपल है कि यदि किसी नेगेटिव महिला की शादी पॉजिटिव पुरुष से हो जाए तो प्रथम गर्भाधान के समय प्रसव क्रिया सामान्य रूप से होती है, लेकिन प्रथम प्रसव के कारण जो माता के अंदर RH ब्लड के मिल जाने से RH के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार हो जाते हैं। यदि सेकंड प्रेगनेंसी में बच्चा पॉजिटिव होता है तो अपरा के द्वारा माता के रक्त से बने हुए एंटीबॉडी बच्चे के रुधिर में प्रवेश करते हैं और उसकी RBC का विघटन या आश्लेषण करते हैं, जिससे बच्चे को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस डिजीज हो जाती है, यानी कि उसकी RBC नष्ट हो जाती है। क्लियर है बात, समझ में आ गई क्या सिस्टम होता है RH का, ये क्या बीमारी है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस कैसे होती है ना। चलिए, ये तो थी डिजीज। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका उपचार कैसे होता है, ठीक है। तो सुनिए कि ऐसी कंडीशन में सेकंड प्रसव से ठीक 72 घंटे पूर्व
anti-RHD का इंजेक्शन लगाते हैं। मेरी बात यहां पे आप जरा ध्यान से समझना, मैं क्या आपको बात बताने जा रहा हूं कि भाई जब कोई महिला प्रेगनेंसी में होती है तो मेडिकल चेकअप होता है उसका हॉस्पिटल में, तो उसके पति और उसके ब्लड ग्रुप को चेक किया जाता है। तो आजकल सभी का ब्लड ग्रुप पता होता है, ठीक है भाई। अगर ये वाली कंडीशन हो तो अब आप भी तो अंदाज लगा सकते हैं कि ये वाली कंडीशन 100% होना स्वाभाविक है। तो हम क्या करते हैं कि प्रथम प्रसव जब होता है, प्रथम प्रसव की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर प्रसव क्रिया हो गई, फर्स्ट डिलीवरी हो गई, तो एंटीबॉडी तो उसमें बन ही जाएंगे, फिर आप इलाज करके क्या करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमको ये वाली कंडीशन पता हो तो हम प्रथम प्रसव से ही पहले 3 दिन पहले, 72 घंटे का मतलब 3 दिन होता है, कहीं आप इसको घंटों में ही समझे, है ना। 3 दिन पहले एक anti-RHD का हम क्या लगा देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। और उस इंजेक्शन से क्या होता है, इस माता के गर्भ में एंटीबॉडी नहीं बनती है। अब यहां पर मैं आपको एक रोचक बात बता दूं, आप तो नहीं जानते कि माता के शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है RH के खिलाफ, वो भी यही बनती है RHD। ये RHD एक ऐसी एंटीबॉडी है जो RH को नष्ट करती है, और हम भी कौन सी एंटीबॉडी उसको दे रहे हैं, RHD ही दे रहे हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, तो एक बात मेरी समझो कि हम जो इंजेक्शन के माध्यम से इस RHD को देते हैं वो निष्क्रिय रूप में देते हैं। किस रूप में, निष्क्रिय। क्या ये जो एंटीबॉडी है वो निष्क्रिय होती है, मृत अवस्था में होती है, कोई कार्य नहीं करती। तो होता क्या है कि जब प्रथम डिलीवरी हो जाती है, हमने इंजेक्शन लगा दिया पहले, प्रथम डिलीवरी हुई, माता के प्रतिरक्षा तंत्र को पता चला कि RH वाला ब्लड है, तो माता का प्रतिरक्षा तंत्र क्या समझता है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो ऑलरेडी बनी हुई क्या है, एंटीबॉडी है, ऐसा सोचती है। और प्रतिरक्षा तंत्र ऐसा सोचता है कि भाई मेरे पास तो ऑलरेडी इसको मारने के लिए प्रतिरक्षी है, मुझे नहीं बनानी। समझ में आ रही बात। लेकिन हमने क्या चालाकी की थी, हमने जो एंटीबॉडीज को प्रोवाइड कराई थी वो कौन सी थी, निष्क्रिय थी, ठीक है। और माता का प्रतिरक्षा तंत्र ये सोचता है कि मेरे पास तो स्टोर है इस एंटीबॉडी का, मुझे इनके प्रोडक्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और हमने जो एंटीबॉडी दी है वो कौन सी है, निष्क्रिय। तो इस प्रकार हम इस प्रतिरक्षा तंत्र को बेवकूफ बनाते हैं, तब जाके इस डिजीज का क्या होता है, उपचार होता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात, नहीं आई आप मुझे भी बात बताओ, ठीक है। तो यहां पे जो हमने अब बात की है, अच्छा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस डिजीज से जो ग्रसित शिशु होता है उसको हम रीसस शिशु कहते हैं। क्या कहते हैं, रीसस शिशु कहते हैं। तो क्लियर है बात। अभी मैं आपको यहां बता दूं, देखो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। अभी जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं सुन लीजिए। देखो हमने इस तंत्र में सबसे पहले रक्त का वर्गीकरण किया था, ठीक है। फिर हमने रक्त के कार्य देखे थे। रक्त के वर्गीकरण में RBC, WBC, प्लेटलेट्स आदि का अध्ययन किया था। फिर हमने रक्त के कार्य देखे थे। कार्य के बाद हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा। रक्त समूह में हमने ये देखा, एक टेबल बनाई और ये हमने पता लगाया कि कौन व्यक्ति किसको कैसे रक्त देता है, किसको नहीं दे सकता, है ना। उसके बाद हमने रुधिर वर्ग की हेरिडिटी, सॉरी अनुवांशिक नहीं, वंशागति देखी, हेरिडिटी,
कि ब्लड ग्रुप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है, ठीक है। तो वंशागति देखी और उसके बाद हमने क्या देखा, RH तंत्र देखा, ठीक है। तो ये जो हमारे टॉपिक है वो आज कंप्लीट है और अगले लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो हमारे रुधिर स्कंदन का जमना और हार्ट आदि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आप केवल इन टेबलों को बनाना सीखें। RH कारक क्या होता है, कैसे ये कार्य करता है, रुधिर वर्ग की वंशागति कैसे होती है, आप इनको आराम से देख सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके, समझ रहे हैं, अगेन सुनकर आराम से आप इनको समझने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट कल मिलते हैं।